नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची हैं, जहां वो हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इसके बाद वो देहरादून लौटकर राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि प्रवास करेंगी। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे वो विधानसभा के विशेष सत्र में संबोधन देंगी और शाम 5:30 पर नैनीताल राजभवन में उसके 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भाग लेंगी। साथ ही 4 नवंबर को सुबह 11:20 पर राष्ट्रपति कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन और पूजा करेंगी। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जौली ग्रांट एयरपोर्ट आगमन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, मंत्री गणों, विधायक गणों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। एक नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आगामी 1 साल में 12,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसके लिए कार्य चल रहा है। बेरोजगारी की दर में कमी आई है। साथ ही बताया कि राज्य बनने के बाद प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है और 3 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगा। आपने नाम सुना होगा और लालकुआं में हमारा बिंदु पत्ता क्षेत्र भी है, रामनगर के आसपास के भी काफी क्षेत्र हैं। तो उन सभी गांवों का सुनिश्चित रूप से विकास हो और कुछ प्रावधान है, कुछ औपचारिकताएं हैं जो भारत सरकार के स्तर से, वन विभाग के स्तर से जिनका समाधान होना है, हम उन पर प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे स्थानों पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली, पानी, स्कूल, अन्य सुविधाएं। तो कहीं न कहीं अभी उसमें और सुधार की आवश्यकता है। उसमें हम लोगों का प्रयास है भारत सरकार के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी हम ऐसी की सूची बनाकर, और मुझे धन्यवाद मैं करता हूं भारत सरकार के वन मंत्री जी का, श्री भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्थान जहां जहां हमने बताया था, जहां वन भूमि से संबंधित प्रकरण थे, प्रोत्साहन भी हमारा है। और प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगने जैसी बात इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सब बातें यहाँ की जानते हैं। अभी पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए तत्काल रूप से हमको राज्य को दिए थे आपदा में, और आपदा सभी पीड़ितों से बात की, सारी समीक्षा करी और कोई आश्वासन नहीं। जोशीमठ का भी था तो लगभग हमने जितना भी यहाँ से जो सर्वे हुआ था एनडीएमए के साथ, अन्य एजेंसियों के साथ, आपदा प्रबंधन विभाग ने जो प्रस्ताव भेजे थे उसमें हमको सभी पर पैसा मिला है और प्रोत्साहन भी हमारा है। और प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगने जैसी बात इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सब बातें यहाँ की जानते हैं। अभी पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए तत्काल रूप से हमको राज्य को दिए थे आपदा में, और आपदा सभी पीड़ितों से बात की, सारी समीक्षा करी और कोई आश्वासन नहीं। जोशीमठ का भी था तो लगभग हमने जितना भी यहाँ से जो सर्वे हुआ था एनडीएमए के साथ, अन्य एजेंसियों के साथ, आपदा प्रबंधन विभाग ने जो प्रस्ताव भेजे थे उसमें हमको सभी पर पैसा मिला है और प्रोत्साहन भी हमारा है। और प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगने जैसी बात इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सब बातें यहाँ की जानते हैं। अभी पिछले लोक पर्व इगास व बग्वाल की प्रदेश भर में धूम रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देवभूमि की संस्कृति और विरासत देखने को मिली। मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य बीजेपी नेताओं ने आपस में प्रेम, सौहार्द, आपस में एकता और समरसता सभी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना
कि 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर इसे हम प्रदेश भर में रजत जयंती पर्व के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान 1 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। भू कानून यहाँ लागू हो गया, सत्य धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, नकल विरोधी कानून, ये कानून लागू हो गए। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण हो, या राज्य में इस मातृशक्ति का राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में, सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हुई। और रोजगार के मामले में मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। और मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितने भी ये पद रिक्त हैं, जितने स्थान रिक्त हैं, उन सभी स्थानों को संकल्प लेकर उनको भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए इस बात का संतोष है कि आप सबके सहयोग से, राज्यवासियों के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अभी तक 26,000 से अधिक नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हो गई और अगले 1 साल के अंदर 10-12 हजार का जो हमारा पूरा कैलेंडर है, कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके परीक्षा फल घोषित होने हैं, रिजल्ट आने हैं, परिणाम आने, वो सब मिला के 10 से 12 हजार नियुक्तियां और संपन्न करने का हमने लक्ष्य लिया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, आप सबको पता है। जब समिट होती थी तो लोगों के मन में ये होता था कि समिट तो होती है, लेकिन समिट के बाद ग्राउंडिंग नहीं होती, और ये प्रश्न चिन्ह सबके मन में आता था। और मेरा भी ये पहला अनुभव था राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कि कितनी सफलता मिलेगी। और जब हम इसके आयोजन के लिए आगे बढ़े, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोक पर्व इगास के मौके पर 1 नवंबर को रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से भेंट कर बातचीत की और राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की स्थलीय समीक्षा की। सीएम धामी ने आपदा के दौरान जान माल की क्षति उठाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक कुलदीप सिंह नेगी, वन श्रमिक और सतीश सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये हमारे क्षेत्र का सबसे दूरस्थ गांव है और दुर्भाग्य से ये अनकनेक्टेड गांव है। आपदा में 2 परिवारों ने अपने परिवारजन यहाँ पर खोए हैं और आज मुख्यमंत्री उनके बीच में आकर के संवेदना व्यक्त कर गए और क्षेत्र की स्थिति को स्वयं देख करके गए हैं कि कितनी विकट परिस्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। और मोटर सड़क की उन्होंने घोषणा की है। उसके अलावा ब्राइडल रोड जो सीसी मार्ग है, ताकि दुपहिया वाहन तत्काल जो है गांव तक पहुंच सके, उसके लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसी साल वर्ष 2026 में ये गांव कम से कम दुपहिया वाहन मार्ग से जुड़ जाएगा और आने वाले समय में मोटर मार्ग की भी जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये हमारे पूर्वी बांग्ला क्षेत्र में ये इतिहास में पहली बार इनका नाम दर्ज लिखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूर्वी बांग्ला क्षेत्र का विजिट किया है।
ये उछुला ग्राम पंचायत के भौन नामक तोप में आए वो। यहाँ पे हमारे जो छनागाड़ में जो आपदा आई थी उसमें हमारे भौर से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का दौरा किया और इस दौरे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों पीड़ित परिवारों को कुछ चेक भी आवंटित किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मैंने पूर्वी बांगर क्षेत्र के लिए जो बातें रखी हैं, घोषणा पत्र दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से इस पर माननीय जिलाधिकारी जी को निर्देश दिए हैं कि छनागाड़ में तुरंत क्या है, एक हमारा जो पूरे पूर्वी बांगर क्षेत्र का एक हमारा बस स्टॉप है वो वहां पर एक तुरंत क्या है, एक वो बड़ा सा टीन सेट बनाने के लिए पूर्वी बांगर और जो बदानी ताल उछोला बदानी ताल वाला मोटर मार्ग है उसको भी संज्ञान में लिया है, जोला वाला को भी, और भौर के लिए जो उन्होंने ये रोड के लिए माननीय डीएम साहब को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून के दून पुस्तकालय और शोध संस्थान में उत्तराखंड पुस्तक मेले का शुभारंभ किया, जहां इस दौरान मुख्य सचिव ने इस अवसर पर विभिन्न प्रकाशन संस्थानों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। जहां इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने FRI देहरादून में उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली, जहां इस मौके पर उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून आ रहे हैं। उत्तराखंड इस वर्ष अपने रजत जयंती यानी 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री 9 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे। 9 नवंबर को FRI परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत यहां एक पवेलियन बनाया जा रहा है, जहां सभी विभागों की उपलब्धियां व भावी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाना है। साथ ही यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रधानमंत्री यहीं से प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे के दृष्टिगत तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इगास पर्व की पूर्व संध्या पर देहरादून के शहीद दुर्गामल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गढ़ीकैंट गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री जोशी का स्थानीय नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मंत्री ने पारंपरिक गीतों और नृत्यों का आनंद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है, जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का संदेश देता है। वर्षों वर्षों से हमारी गढ़वाल की संस्कृति में मनाया जाता है। एक कहावत तो यह है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे और दिवाली मनाई गई तो गढ़वाल में इसकी सूचना देर से मिली। और यह भी कहा जाता है कि जब माधव सिंह भंडारी जी तिब्बत का युद्ध जीतकर दिल्ली से पहुंचे तो दिवाली के कुछ दिनों बाद इगास मनाया जाता है। लेकिन ये अपनी संस्कृति का एक संवर्धन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला ने उधम सिंह नगर के किच्छा में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं का गहनता से जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता में कोई समझौता न करने
तथा निर्माण कार्य की गति को तेज करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अंकिता मिश्रा ने एम्स परिसर में एक बरगद का पौधा भी लगाया। पूर्व लोकसभा सांसद प्रदीप टमटा ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर यह निर्णय लेने का सबसे उपयुक्त समय है। टमटा ने कहा कि 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को राजधानी बनाना जरूरी है। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस सत्र में ऐतिहासिक फैसला लेगी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगी। महत्वपूर्ण समारोह के रूप में मनाने के लिए 3 और 4 विधानसभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया है, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आ रही है। हमारा सवाल यही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण अवसर भी है। इन 25 सालों ने राज्य की स्थायी राजधानी के बारे में लोग जोते रहे कि कब इसकी घोषणा होगी। हमारा है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर 3 तारीख को जब राज्य की विधानसभा विशेष सत्र होगा, पूरे राज्य की जनता की टकटकी निगाहें वहां पर होंगी। क्या स्थायी राजधानी की सौगात राज्य की जनता को मिलेगी? क्या जो ग्रीस कानूनी राजधानी, जिसको खुद बीजेपी की सरकार ने समर राजधानी का नाम दिया, ग्रीस कानूनी राजधानी, क्या वो इस राज्य की स्थायी राजधानी बनेगी? तो हमारा सरकार से, धाकड़धामी सरकार से हम लोगों का अनुरोध है कि राज्य की जनता को गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना करके, डिक्लेयर करके, इस राज्य की जनता को इस रजत जयंती वर्ष में ये सौगात देते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली है, जिसमें 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष अपने क्षेत्रों में रजत जयंती को लेकर गोष्ठी करेंगे और 3 नवंबर को सभी जिलाध्यक्ष अपने क्षेत्रों में अस्पतालों में फल वितरित करेंगे। इसके अलावा 11 से 14 नवंबर तक राज्य भर में जय भारत जय उत्तराखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 1 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर से हम शुरू करेंगे कार्यक्रम। 1 नवंबर को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्री राजेंद्र शाह, जो पार्टी के महामंत्री हैं और राज्य आंदोलनकारी भी हैं, इनको समन्वयक बनाया गया है। 2 नवंबर को राज्य भर के तमाम ब्लॉक्स में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने विकास खंडों में, अपने अपने ब्लॉक्स में, संगठनात्मक जो ब्लॉक हैं वहां पर गोष्ठी आयोजित करेंगे। राज्य में 25 वर्षों की जो यात्रा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके लिए श्री जगदीश धीमान, जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, उनको समन्वयक बनाया गया है। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष अपने अपने जनपदों में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर फल वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी को समन्वयक बनाया गया। 3 और 4 तारीख को ही पार्टी का हमारा विशेष जो अधिवेशन हो रहा है राज्य विधानसभा का, उसमें पार्टी का विधानमंडल दल, प्रदेश के नेता विपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और उपनेता भुवन कापड़ी जी हैं, इनके नेतृत्व में विधानमंडल में अपनी बात रखेगा, विधानसभा में अपनी बात रखेगा, उसमें सहभागिता निभाएगा। उसके बाद 5 तारीख को प्रदेश कांग्रेस के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता पत्रकारों से वार्ता करेंगे देहरादून में, राज्य की 25 साल की यात्रा के बारे में अपनी बात कहेंगे। उसके लिए मुझको और श्री शीशपाल सिंह बिष्ट को समन्वयक बनाया गया है। 6 तारीख को हमारे प्रदेश के जो तमाम शहीद रामपुर तिराह में हुए थे
उस कार्यक्रम के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, यशपाल लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता वो रामपुर तिरहा जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारी और हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, उनको समन्वयक बनाया गया। मैं कहूँगा आगे वो करेंगे। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस 11 से 14 नवंबर तक जय उत्तराखंड जय भारत तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसके माध्यम से 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद कार्यक्रम होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस के पास बड़ी विरासत है। हम चाहते हैं कि लोगों को याद रहे कि जो सत्ता में नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं और जिन्होंने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना है और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया है, उनको पता चले कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाता है। की या हमारे यहाँ की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें अन्य शुल्क और टैक्स के साथ साथ एक ग्रीन सेस भी लिया जाता है। हमारे यहाँ की गाड़ियों पर तो वो कार्य के समय, फिटनेस या रजिस्ट्रेशन के समय ही हम ले रहे हैं फीस के साथ ही। और बाहर के राज्यों के लिए अभी तक जो ये ग्रीन सेस है ये टैक्स के साथ लिया जा रहा था जब वो टैक्स जमा करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए हमारी जो ANPR लोकेशंस हैं, बॉर्डर पर जितने भी हमारे ANPR लगे हुए हैं कैमरास, उनमें जो फीड आती है उस फीड के माध्यम से बाहर से जो आने वाली गाड़ियां हैं उनसे ग्रीन सेस लिया जाएगा। और ये ग्रीन सेस उनके फास्टैग वॉलेट, यानी कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगे हुए होंगे उनके फास्टैग वॉलेट से ये डिडक्ट होगा। तो ये पूरी तरह से मीन्स कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था है, और जिसमें गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। केवल ANPR पर जो गाड़ियों के नंबर आएंगे उनके फास्टैग के माध्यम से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने अनाज मंडी जसपुर में किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना। तो उन्होंने, आपको बता दें, धान खरीद को लेकर किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों और राइस मिलरों से वार्ता की। वहीं किसानों ने धान केंद्रों पर लिमिट बढ़ाने, टोकन मिलने में देरी जैसी समस्याओं को उठाया, जिन्हें मनोज पाल ने गंभीरता से लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसान पुत्र हैं और अपनी गृह क्षेत्र की मंडी में किसानों की समस्याओं का समाधान शीघ्र कराने के लिए जिलाधिकारी से बैठक करेंगे। कि मैं भी एक किसान पुत्र हूं और आज मेरे पे जिम्मेदारी है संगठनात्मक रूप से जिला अध्यक्ष के रूप में। तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनकी लंबी लंबी लाइन लगी थी। मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि भाई क्या है, तो हम में आपस में बातचीत हुई है। कई सारी चीजें आई हैं कि बहुत सारे धान केंद्रों पर लिमिट को बढ़ाने का भी आग्रह किया गया है। ऐसी जो अपनी कच्ची आड़त के भुगतान से संबंधित विषय है उस पर चीज हुई है। जो धान के केंद्र है जहाँ पर भीड़ लगी है तो भीड़ ना लगे, उसका समाधान निकले, क्योंकि समस्याएं आएंगी और समाधान भी हम ही लोग निकालेंगे। तो उसको लेके भी विषय हुआ है। थोड़ा टोकन मिलने में देरी हो रही थी, उस विषय पर लेकर भी अब मैंने अपनी जो एसोसिएशन है उनके यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको भी बात की है। 72 घंटे लग जा रहे थे। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं कि जिन पर आवश्यक है थोड़ा सा हम लिमिट बढ़ाएं, तो उसके लिए भी मैंने नोट किया है। उत्तराखंड में आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करता है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को भूकंप और भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अन्य आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। जिस पर और जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। द्वारा और मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि आप बहुत जल्दी मॉक ड्रिल कराइए भूकंप के बारे में। उसके अनुपालन में हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। यह मॉक ड्रिल 15 नवंबर को प्रस्तावित है। कल हम लोगों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक किया था सभी जनपदों के साथ में और सभी विभागों के साथ में। अब हम लोग पुनः एक बार इसमें टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद फिर मेन मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे 15 नवंबर को। इसमें सभी जनपद, पहली बार हम लोग ऐसी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं जिसमें सभी जनपदों को शामिल किया गया है। इसके पहले चाहे चारधाम की यात्रा की मॉक ड्रिल हो या फॉरेस्ट फायर की हो या अन्य कोई हो, हम लोग कुछ जनपदों को शामिल करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है
कि सभी जनपदों को शामिल करते हुए हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से मॉक ड्रिल कराया जाने का कार्य गतिमान रहेगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।